हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो अपना न्यू टॉपिक है उसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी में अगर बात करें तो अनुबंधों का निष्पादन। अब परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, निष्पादन का मतलब क्या है, तो एक सिंपल सा वर्ड है परफॉर्म। परफॉर्म का मतलब क्या, पूरा करना। कि जब कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टीज अपने अपने ओब्लिगेशंस को, अपने अपने लाइबिलिटीज को फुलफिल कर दे, पूरा कर दे, तो उसे क्या हम क्या कहेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। इन शॉर्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टी अपने अपने काम को पूरा कर दे, जिसे जो करना था वो उसे पूरा कर दे, तो हम क्या कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, परफॉर्म हो गया है। ठीक है। अब परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो परफॉर्मेंस दो तरीके की होगी। सबसे पहले मैं बात करूं एक्चुअल परफॉर्मेंस, और दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये आएगा मेरा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। क्या आएगा, अटेम्प्टेड या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। अब ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या होगा और टेंडर परफॉर्मेंस का मतलब क्या होगा। एक्चुअल देखो, नाम से पता लग रहा है, जब कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टी अपने अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दे। फॉर एग्जांपल, ए को 10 बोरी गेहूं की सप्लाई करनी थी और बी को 1000 रुपए पे करने थे। ए ने गेहूं की बोरी सप्लाई कर दी, बी ने 1000 रुपए पे कर दिए। दोनों ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दिया, तो इसे मैं क्या कहूंगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब वास्तव में दोनों पार्टीज को जो जो काम करना था वो उसे पूरा कर दे, तो मैं उसे क्या कहूंगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस कहूंगा। अब अटेम्प्टेड या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, ध्यान देना। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, सेम इसी एग्जांपल की बात करूं कि ये 10 बोरी गेहूं की सप्लाई करेगा और ये 1000 रुपए पे करेगा। इसने गेहूं की बोरी सप्लाई कर दी, क्लियर है। अब जब सामने वाला बंदा अपने लाइबिलिटी को फुलफिल करने के लिए आया, उसने कहा ले भैया 1000 रुपए, ए ने मना कर दिया। ए ने क्या कर दिया, मना कर दिया, तो मैं उसे क्या कहूंगा, अटेम्प्टेड या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। कहने का मतलब, जब एक पार्टी अपनी परफॉर्मेंस को ऑफर करने के लिए आए और सामने वाला बंदा उसको एक्सेप्ट ना करे, तो उसे क्या कहा जाएगा, अटेम्प्टेड या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। क्लियर है। जब एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए कहे बट दूसरा उसे परफॉर्म करने से मना कर दे, एक्सेप्ट करने से मना कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, अटेम्प्टेड या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि बाय हुम ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी परफॉर्म्ड। नया जो टॉपिक है वो कौन सा आएगा, बाय हुम ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी परफॉर्म्ड। कि एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कौन कर सकता है। तो आपके दिमाग में सीधी सी बात आएगी कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा वही तो पूरा करेगा। इट मीन सबसे पहला इसमें जो नाम आएगा वो आएगा प्रोमिसर हिमसेल्फ। कि जी जिसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जिसने प्रॉमिस किया है, वो ही उसे पूरा करेगा। एक बात ध्यान रखना, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी एग्रीमेंट जो पर्सनल स्किल से रिलेशन रखते हैं, पर्सनल स्किल से, सिंगिंग है, डांसिंग है, या कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, तो ध्यान रखना उसे सिर्फ और सिर्फ कौन पूरा कर सकता है, प्रोमिसर ही खुद पूरा कर सकता है। उसका एलआर, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ और सिर्फ कौन पूरा कर सकता है, प्रोमिसर खुद। जैसे डांसिंग का है या सिंगिंग का है, फॉर एग्जांपल टीचिंग का है। मैं अगर लॉ पढ़ाता हूं और मैंने आपसे कमिटमेंट किया कि मैं आपको कंप्लीट लॉ का सिलेबस पूरा करवा दूंगा, क्लियर है, लेकिन मैंने आपको लॉ का सिलेबस करवा रहा था, उसी ड्यूरिंग अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ। और सपोज अगर मैं बात करूं, मेरा भाई भी अगर लॉ ही पढ़ाता है, तो क्या आप उसे कंपेल कर सकते हो कि भाई आपको भी पढ़ाना पड़ेगा, या मेरा बेटा अगर हो तो क्या आप उसे कंपेल कर सकते हो कि भाई आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो जो पर्सनल स्किल से रिलेटेड होते हैं उसे सिर्फ और सिर्फ कौन पूरा कर सकता है, प्रोमिसर खुद पूरा कर सकता है। उसके अलावा आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते, क्लियर है। दूसरा जो इसमें एग्जांपल आएगा वो आएगा एजेंट। कि एजेंट भी एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। कैसे, क्योंकि एजेंट हम रखते ही क्यों है, वो एक ऑथराइज्ड पर्सन है जिसे हम रखते हैं अपने वर्क्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ध्यान रखना, जहां किसी कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे ये एजेंट भी पूरा कर सकता है।
क्लियर है। और हम देखते भी हैं, हम एजेंट अपॉइंट क्यों करते हैं, अपने वर्क्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जहां पर्सनल स्किल इन्वॉल्व ना हो उसे कौन पूरा कर सकता है, एजेंट पूरा कर सकता है। क्लियर है। तीसरा जो केस आएगा वो आएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कौन आएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एलआर, शॉर्ट में मैं कहूं एलआर। एलआर कौन है भाई, किसी के मरने के बाद उसका बेटा या बेटी कौन होगा, एलआर होगा। फॉर एग्जांपल ए और बी ने एक एग्रीमेंट बनाया था कि वो 10 गेहूं की बोरी सप्लाई करेगा और वो 1000 रुपए पे करेगा। इसने 1000 रुपए पहले पे कर दिए फॉर एग्जांपल एडवांस, और इन बिटवीन ए की डेथ हो गई। क्या बी इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाएगा? अब आप बोलोगे किससे, ए तो मर गया तो ए का बेटा तो होगा। क्या बी ए के बेटे से वो 10 गेहूं की बोरी क्लेम कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। लेकिन यहां भी बात ध्यान रखना कि जहां पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल इन्वॉल्व ना हो वहां पे एक एलआर, एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी उसे पूरा करवा सकता है। क्लियर है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सामने वाले बंदे को, उस एलआर की बात करूं, उसे सक्सेशन में, इनहेरिटेंस में, विरासत में जितना मिला है उससे ज्यादा की उसकी लायबिलिटी कभी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, अगर एक बाप 10 लाख रुपए की एसेट छोड़ के गया है और 15 लाख रुपए की लायबिलिटी कर्जा छोड़ के गया है, तो वो बेटा किसी भी हालत में 10 लाख रुपए से ऊपर का डेप्ट पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके 4th पॉइंट की, तो वो आएगा थर्ड पर्सन, कि क्या एक थर्ड पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है? तो भैया थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म तब कर सकता है जब सामने वाला बंदा उसको क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। ए को बी को 10 बोरी गेहूं सप्लाई करनी थी, क्लियर है, बी ने 1000 रुपए दे दिए, सी ने बी के बिहाफ पे ए को 10 बोरी गेहूं की दे दी और ए ने एक्सेप्ट कर ली। क्या कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया? जी बिल्कुल हो गया। अगर सामने वाला बंदा उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर ले, कौन सी परफॉर्मेंस को, जो थर्ड पर्सन देने जा रहा है, तो उस केस में वो परफॉर्मेंस वैलिड होगी और उसके बाद वो पर्सन अब इस दूसरे पर्सन से वो चीज क्लेम नहीं कर सकता। इट मीन जैसे ही सी ने वो 10 बोरी गेहूं की ए को दे दी, अब वो बी से उन बोरी को क्लेम नहीं कर सकता। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं या लास्ट इसकी बात करूं, तो वो आएगा जॉइंट प्रोमिसर, कि कौन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकता है, जॉइंट प्रोमिसर। अब जॉइंट प्रोमिसर का मतलब क्या, देखो प्रोमिसर वर्ड आपको पता है जॉइंट। अब कोई भी सिंगल चीज कभी भी अपने आप में जॉइंट नहीं हो सकती, जॉइंट होने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है। इट मींस जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोई प्रॉमिस देते हैं तो हर एक बंदे को क्या कहा जाएगा, जॉइंट प्रोमिसर कहा जाएगा। तो अब क्या जॉइंट प्रोमिसर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है? भाई 4 लोगों ने मिलके इस 5वें के साथ कोई कमिटमेंट किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो इसे पूरा कौन करेगा भाई? इन शॉर्ट अगर सबसे पहले बात करूं तो ये चारों मिलके पूरा करेंगे जी। अगर इन चारों में से कोई एक मर गया तो रिमेनिंग 3 और इसका एलआर मिलके पूरा करेगा, और अगर चारों ही मर गए तो इन चारों के एलआर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं और वो परफॉर्मेंस कैसी होगी, वैलिड होगी। तो ये वो पर्संस थे जो एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन? प्रोमिसर खुद, फिर एजेंट कर सकता है, एलआर कर सकता है, थर्ड पर्सन कर सकता है और जॉइंट प्रोमिसर कर सकता है। ठीक है। अब इसके अंदर अपन जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे वो आएगा डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। क्या आएगा नेक्स्ट टॉपिक? डिस्टिंक्शन बिटवीन, या डिफरेंस बोल दूं, डिफरेंस बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। डिफरेंस बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। तो आप एक ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक के ऊपर कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस पुट नहीं होते हैं। आप सिर्फ 2 चीजें यहां पे नोट कर सकते हैं। सक्सेशंस में अगर मैं कहूं, यहां मैं लिखता हूं ट्रांसफर, एक वर्ड लिखता हूं ट्रांसफर, तो इन द केस ऑफ सक्सेशन प्रॉफिट्स प्लस लायबिलिटीज, और मैं अगर बात करूं असाइनमेंट के केस में तो ओनली प्रॉफिट्स। इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है कि इन द केस ऑफ सक्सेशन क्या चीज ट्रांसफर होती है, प्रॉफिट्स प्लस लायबिलिटी। सक्सेशन का मतलब उत्तराधिकार। अगर एक बाप की डेथ हो जाए तो उसके बेटे को क्या मिलेगा, असेट मिलेगी सर। उसके पास जो भी संपत्तियां थी वो किसकी हो जाएगी, उसके बेटे की हो जाएगी। तो क्या जो कर्जा बाप छोड़ के गया था वो बेटे का होगा या नहीं? हाँ भी, वो भी बिल्कुल होगा। इट मींस सक्सेशन के केस में क्या ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट्स प्लस लायबिलिटी। जहां दोनों ट्रांसफर होती है उसे मैं क्या कहूंगा, सक्सेशन। असाइनमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसफर होता है, ओनली राइट्स, कोई लायबिलिटीज कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है और इसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। इसके ऊपर कोई मेनली कोई कभी क्वेश्चन पुट नहीं होता। बस सक्सेशन मींस जहां पे क्या ट्रांसफर हो, प्रॉफिट्स प्लस लायबिलिटीज दोनों ट्रांसफर हो जाए, और असाइनमेंट सिर्फ प्रॉफिट्स ट्रांसफर हो। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखना कि बाप जो कुछ भी छोड़ के गया है
जो असेट्स छोड़ के गया है लाइबिलिटीज उससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो वो बेटा वो एलआर उन लाइबिलिटीज को मीट आउट करने के लिए कंपेल नहीं होगा, बाध्य नहीं होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है इसमें बस इतना ही, ज्यादा आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। क्लियर है। नेक्स्ट आएगा इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल। नेक्स्ट क्या आएगा अपना, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। देखो ध्यान से देखना इस टॉपिक को, इसके ऊपर अपन को कोई ज्यादा बात नहीं करनी। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, कि कोई बंदा ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के लिए आया था, अपनी ऑफर को परफॉर्म करने के लिए आया था या अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए कोई ऑफर दे रहा है और सामने वाला बंदा उसको रिफ्यूज मना कर दे, तो इसका इफेक्ट क्या होगा। तो इसका सीधा सा इफेक्ट है भाई, एग्जांपल लेता हूं ए और बी, इसे 10 बोरी गेहूं सप्लाई करनी थी और इसे 1000 रुपए पे करने थे। इसने गेहूं की बोरी सप्लाई कर दी, ठीक है। जब बारी आई बी की 1000 रुपए देने गया, ए ने मना कर दिया। इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि ये तो नहीं कि बी को 1000 रुपए पे नहीं करने हैं, बी को 1000 रुपए पे तो करने पड़ेंगे, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में उसकी कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। लायबिलिटी अराइज न होने का मतलब क्या है, उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, उसे कोई भी कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। तो इट मींस अगर कोई भी पार्टी ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के लिए रिफ्यूज करे, मना करे, तो सामने वाली पार्टी किसी भी ऑब्लिगेशंस के लिए क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। क्लियर है। और इसी लेक्चर का अपन लास्ट टॉपिक की बात करें तो वो आएगा इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी परफॉर्म प्रॉमिस। क्या लिखा मैंने यहां पे, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी परफॉर्म प्रॉमिस। अगर एक पार्टी अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने से मना करे तो इसका इफेक्ट क्या होगा। जैसे ये मना कर दे कि भाई मैं तो गेहूं सप्लाई नहीं करूंगा, या ये मना कर दे कि मैं तो पे नहीं करूंगा, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, व्यर्थ नहीं हो जाएगा। किसकी इच्छा पे, किसकी डिजायर पे, ऑन द एग्रीव्ड पार्टी, जिसने गलत नहीं किया है, और वो क्या कर सकता है, कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक था इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी परफॉर्म प्रॉमिस। इसके आगे का जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू।